नमस्कार दोस्तों, मैं कौशिक और आप सुन रहे हैं क्राइम तो होना ही था, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम आपको लेकर चलते हैं अपराध की उन गलियों में जहां कानून की रोशनी बहुत देर से पहुंचती है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे एक मामूली पेंटर और ऑटो रिक्शा चालक गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर शराब तस्करी से होते हुए जिस्म फरोशी और मानव तस्करी के काले धंधे में उतर गया। उसकी पहुंच राजनीति, पुलिस और अंडरवर्ल्ड तक हो चुकी थी। वो एक ऐसा माफिया बन चुका था जो अपने विरोधियों को मिटा देने में भी पीछे नहीं हटता था। लेकिन हर अंधेरे सफर का अंत होता है और अब ऑटो शंकर के अपराधों की किताब का आखिरी अध्याय लिखने का वक्त करीब आ चुका था। तो आखिर क्या हुआ वो पल जिसने इस खूनी दरिंदे की दुनिया हिला दी? कौन था वो जिसने उसके खिलाफ आवाज उठाई और कैसे खुला वो राज जिसने पूरे तमिलनाडु को सन्न कर दिया? जानिए इस दिल दहला देने वाली कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा सिर्फ क्राइम तो होना ही था पर। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे जो होगा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ऑटो शंकर के बढ़ते साम्राज्य की कहानी कोई छुपी हुई नहीं थी। पुलिस जानती थी, नेता जानते थे, लेकिन सबकी चुप्पी ने उसके हौसले को बुलंद कर दिया। उसका धंधा खुलेआम फल फूल रहा था क्योंकि उसके पीछे थे वो लोग जो खुद कानून के रखवाले थे। उसकी तीसरी पत्नी ललिता ने जब उसके साथी और एक दलाल सुधलाई मुत्थू के साथ भागकर अपना खुद का सेक्स रैकेट शुरू किया तो शंकर का गुस्सा सातवें आसमान पर था। यह उसके लिए सिर्फ धोखा नहीं था बल्कि उसकी सत्ता को सीधी चुनौती थी। लेकिन वह सीधा हमला नहीं करना चाहता था, वह अपने ही तरीके से खेल खेलना चाहता था। शंकर ने अपने दोस्त के जरिए ये जताया कि उसने ललिता और सुधलाई मुत्थू को माफ़ कर दिया है। फिर अक्टूबर 1987 की एक रात उसने ललिता को पेरियर नगर में अपने एक ठिकाने पर बुलाया। वहां पहुंचते ही उसने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और उसे उसी घर के अंदर दफना दिया। अगले ही दिन उसने 150 रुपए किराए पर वह घर एक बूढ़ी विधवा को दे दिया ताकि किसी को शक न हो। अब बारी थी सुधलाई मुत्थू की। शंकर ने उसे ये झूठा विश्वास दिलाया कि ललिता एक वीआईपी के साथ पूरे भारत की यात्रा पर गई है। 2 महीने तक वह इस कहानी को जिंदा रखता रहा और फिर उसने सुधलाई मुत्थू को अपने घर डिनर पर बुलाया। उस रात शंकर ने उसे शराब के नशे में धुत कर दिया और फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन ये काफ़ी नहीं था। शव को जलाया और उसकी राख समंदर में बहा दी और फिर घर की मरम्मत करवा दी। जब किसी ने जलने के निशान देखे तो उसने सफाई दी कि वहाँ भुना हुआ मांस पकाया जा रहा था। जब सुधलाई मुत्थू के दोस्त रवि को शंकर पर शक हुआ तो उसने उससे सवाल जवाब करने की कोशिश की तो उसकी भी मौत तय हो चुकी थी। शंकर ने रवि की हत्या कर उसे पेरियर नगर के अपने फ्लैट में दफना दिया। लेकिन जब लोगों ने खुदाई के निशान देखे और सवाल उठाने लगे तो उसने कहा, ये कोई लाश नहीं बल्कि मैंने यहाँ अवैध शराब छुपाई है क्योंकि पुलिस की रेड होने वाली है। और तो और शक से बचने के लिए उसने रवि की पत्नी के नाम एक फर्जी चिट्ठी भेज दी जिसमें लिखा था कि रवि मुंबई में है। हर हत्या को इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था कि किसी को भी भनक तक नहीं लगी। पर असली हड़कंप 1988 में मचा जब शहर में 9 लड़कियां अचानक गायब हो गईं। उनके परिवार वालों ने जब पुलिस से मदद मांगी तो सभी की नज़रें ऑटो शंकर के रैकेट की तरफ मुड़ गई। शंकर के आतंक के बीच उसने एक और खौफनाक हरकत की। इस बार उसकी नज़र शुभ लक्ष्मी नाम की लड़की पर थी। उसने उसे अगवा कराने की कोशिश की लेकिन किस्मत ने इस बार शंकर का साथ नहीं दिया। शुभ लक्ष्मी किसी तरह बच निकली और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ऑटो शंकर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके रसूख का अंदाज इसी बात पर लगाया जा सकता है कि उसे उसी दिन जमानत मिल गई।
नेता और पुलिस अधिकारी उसकी ढाल बने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वह हमेशा की तरह बच निकलने में कामयाब होगा। लेकिन फिर आया 1987 का वो दौर जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमजी रामचरण की मृत्यु होने के बाद तमिलनाडु में राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया। सत्ता का यह बदलाव ऑटो शंकर के काले साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। गायब हुई लड़कियों के परिजन सीधे तत्कालीन राज्यपाल के पास पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। इस बार ना तो नेता बचा सकते थे ना ही पुलिस अधिकारी। भारी दबाव के चलते पुलिस ने शंकर के गिरोह के अहम सदस्य एडलिन को गिरफ्तार कर लिया। जब शक्ति से पूछताछ हुई तो उसने सरकारी गवाह बनने का फैसला कर लिया और पुलिस के सामने ऑटो शंकर के पूरे गुनाहों का पर्दाफाश कर दिया। इसके बाद पुलिस ने ऑटो शंकर को दोबारा गिरफ्तार कर लिया और इस बार वह कानूनी गिरफ्त से बच नहीं सका। उसने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया, लेकिन असली सनसनी तब फैली जब उसने उन लाशों का राज खोला जिन्हें वह अब तक मिट्टी में दबा चुका था। शंकर की निशानदेही पर पुलिस ने पेरियर नगर में खुदाई शुरू करी और जो निकला उसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। वहां से 5 लाशें बरामद हुईं, जिन्हें न सिर्फ दफनाया गया था बल्कि कुछ को सीमेंट की दीवारों में चुनवा दिया गया था ताकि उनके वजूद का कोई निशान न बचे। गिरफ्तारी के बाद उसे मद्रास सेंट्रल जेल भेज दिया गया, पर शंकर कोई मामूली अपराधी नहीं था। उसकी पहुंच अभी भी पुलिस और नेताओं तक थी। 1990 में वह जेल से फरार हो गया। इस सनसनीखेज फरारी ने पुलिस स्टेशन में हलचल मचा दी। जांच में पता चला कि कुछ पुलिसकर्मी उसकी मदद कर रहे थे। नतीजा, कई अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन किस्मत ज़्यादा दिन तक ऑटो शंकर का साथ नहीं दे सकी। तमिलनाडु पुलिस ने देश भर में उसकी तलाश शुरू करी और आखिरकार ओडिशा के राउरकेला में फिर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उसे कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया, जहां से भाग निकलना अब नामुमकिन था। इसके बाद 31 मई 1991 को कोर्ट ने ऑटो शंकर को 6 हत्याओं का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। सिर्फ शंकर को ही नहीं, उसके साथी एडलिन और शिवाजी को भी फांसी की सजा मिली। वहीं उसके भाई मोहन और गिरोह के 5 सदस्य जलवेयू, राजारमन, रवि, पलानी और परम शिवम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और फिर आया वो दिन 27 अप्रैल 1995 जब ऑटो शंकर की कहानी का आखिरी पन्ना लिखा गया। तमिलनाडु के सलेम सेंट्रल जेल में उसे फांसी दी गई। वो दरिंदा जिसने अपने गुनाहों से पूरे तमिलनाडु को खौफ में डुबा दिया था, आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच गया। ऑटो शंकर की कहानी सिर्फ एक अपराधी की दास्तान नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की भी तस्वीर है जहां सत्ता, अपराध और भ्रष्टाचार मिलकर इंसानियत को रौंद देते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जब इंसाफ का पहिया घूमता है तो सबसे शातिर अपराधी भी बच नहीं पाते। एक मामूली ऑटो ड्राइवर से शुरू हुई ये खूनी दास्तान तमिलनाडु के सबसे बड़े अपराधियों में से एक फांसी पर झूलने के साथ खत्म हो गई। उसने सोचा था कि उसका डर हमेशा कायम रहेगा, लेकिन उसके अंत ने साबित कर दिया कि अपराध का किला कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो गिर ही जाता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ एक ऑटो शंकर के मरने से ऐसे अपराध खत्म हो गए, या फिर ऐसी कहानियाँ आज भी किसी अंधेरे कोने में जन्म ले रही हैं? आपके विचार हमारे लिए अहम हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें फॉलो करें और अपनी राय जरूर दें। सुनते रहिए क्राइम तो होना ही था, क्योंकि जब तक अपराध है तब तक उसे उजागर करने की ज़रूरत बनी रहेगी। मैं कौशिक आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए।